दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं खिलजी वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले भी दोस्तों खिलजी वंश के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। याद रखेगा शुरुआत के जो 45 लेक्चर थे वो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित थे और उसके ठीक बाद दोस्तों हम लोग मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या कहता है, वहां से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उन सवालों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है दोस्तों 52। इसके पहले कुल 51 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। आज 52वां दिन है और आज की डेट में दोस्तों हम लोग खिलजी वंश के सवालों को हल कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1531 से लेकर के 1560 तक के सवालों को। जी हां दोस्तों, अगर आप आज की क्लास ले लेते हैं तो आपके पास बढ़िया 1550 सवालों का कलेक्शन हो जाएगा। देखिए इस तरह की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से भी कोचिंग किए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक तरह से ट्रायल वीडियो है। जी हां दोस्तों, जो हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है दोस्तों, ये उसी फाउंडेशन बैच का एक ट्रायल वीडियो मैं दे रहा हूं आप सभी को। यहां पर देखिए फाउंडेशन बैच अलग अलग विषय के लिए बनाए जा रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से आपको फाउंडेशन बैच दिया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीधे अपने सवालों को। कई सवाल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहली बात याद रखेगा 52वां दिन है। जिन बच्चों ने शुरुआत से वीडियो नहीं देखा तो शुरुआत से वीडियो देखिए। देखिए अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए तो आपको शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब इतिहास को आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हमने जो शुरुआत किया दोस्तों आदि मानव से अपनी कहानी को शुरू किया और वहां से पढ़ते पढ़ते आज हम लोग खिलजी वंश पर आ चुके हैं और आज खिलजी वंश का ये आखिरी वीडियो मैं आप सभी को दे रहा हूं। ठीक है, तो 52 लेक्चर में दोस्तों कवर हो रहा है और 1531 से लेकर के 1560 तक के सवाल भी कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कठिन सवाल मैं दूंगा क्योंकि खिलजी वंश के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। 1290 ईस्वी में कैमूर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में। वहां से लेकर के 1320 ईस्वी तक दोस्तों ये पूरा समय रहा है। 30 साल का जो समय रहा है ये खिलजी वंश का रहा है और सबसे कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के तख्त पर अगर कोई राज किया है तो खिलजी वंश ने राज किया। ठीक है, उसी संबंधित सवाल है। पहला सवाल लिख रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उम्रदराज क्या था दोस्तों? यह उम्रदराज सुल्तान था। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र का सुल्तान था। कह रहा है कि राज्यारोहण के समय उसकी उम्र क्या थी। ठीक है, आपको तो पता है कि इसने कैकुवात की भी हत्या कर दिया और कैमूर्स की भी हत्या कर दिया, जो कि आखिरी शासक हुआ करते थे गुलाम वंश के। ठीक है, उनकी हत्या करके यहां पर खिलजी वंश स्टार्ट किया गया। तो इसकी उम्र दोस्तों क्या थी? याद रखें दोस्तों, ये 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था। आप सोच सकते हैं 70 साल की उम्र में दोस्तों किसी को सत्ता मिल रही है, क्या फायदा। पूरा जीवन तो उसने ऐसे ही काट दिया होगा, कहीं ना कहीं, कहीं सेना बन करके, सही सेनापति बन करके, चाहे जो भी रहा हो, अपना जीवन इसने काट दिया। 70 साल की उम्र में दोस्तों इसने राजा बना है, सुल्तान बना है। और याद रखेगा यहीं पर दोस्तों खिलजी वंश की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? खिलजी वंश की शुरुआत हुई, यही संस्थापक था, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा कब दोस्तों? तो याद रखेगा 1290 ईस्वी में दोस्तों ये खिलजी वंश की स्थापना हुई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, किसको मार करके दोस्तों किसकी हत्या किया गया? तो कैमूर्स की हत्या किया गया। कैमूर्स के पहले जो कैकुवात था उस कैकुवात की भी हत्या किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जलालुद्दीन खिलजी। मुझे बार बार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लिखने का तो कोई तुक नहीं बनता, इसलिए मैंने नाम को थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया? तो देखिए हत्या तो इसने कैमूर्स का भी किया था और हत्या कैकुवात का किया था, लेकिन किसे यमुना में फेंका? तो पॉइंट वाली बात है दोस्तों, याद रखेगा कैकुवात को। जी हां दोस्तों, कैकुवात को दोस्तों इसने क्या कर दिया? हत्या करके कहां फेंक दिया? यमुना नदी में दोस्तों फेंक दिया। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसी के बाद दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना किया। ठीक है, अच्छा ये किस जात का था दोस्तों? अगर मैं कहूं जलालुद्दीन खिलजी इसका वंश था, क्या था? ये याद रखेगा तुर्क था। क्या था? कई बार इसकी जाति पूछी जाती है तो तुर्क से बिलोंग करता था, ये भी याद रखेगा। लिख रहा दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले जलालुद्दीन खिलजी को किसने आरिज मुमालिक कहते किसे हैं? तो याद रखेगा सैन्य विभाग का प्रमुख। जी हां दोस्तों, सैन्य विभाग का प्रमुख किसने बनाया था? याद रखेगा कैकुबाद ने ही दोस्तों इसे सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया था और इसने कैकुबाद की हत्या करके उसे जमुना में फेंक दिया। ये आप याद रखेंगे। और फेंकने के बाद ही काम आसान ना रहा, क्योंकि कैकुबाद के बाद कौन गद्दी पर बैठ गया? कैमूर्स गद्दी पर बैठ गया। तो फिर इसके दिमाग में आया, जलालुद्दीन खिलजी के दिमाग में, यार एक को मारा दूसरे को मारेंगे नहीं तो गद्दी नहीं मिलेगी। याद रखेगा कैमूर्स क्योंकि अयोग्य शासक था तो उसकी भी हत्या कर दिया गया।
गया और उसकी हत्या करके इसने गद्दी को हथिया लिया, दिल्ली के तख्त पर खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो हराया किसे याद रखेंगे ना, किसकी हत्या किया, कैकुबाद की, और कैकुबाद ने इसे सेना का प्रमुख बनाया था, याद रखेंगे आरिज-ए मुमालिक, आरिज-ए मुमालिक कहा जाता था सेना के प्रमुख को। ठीक है, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले जलालुद्दीन खिलजी को किसने शाइस्ता खां की उपाधि दिया था। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, शाइस्ता खां की उपाधि दोस्तों किसने दिया था, उस कैकुबाद ने ही दिया था। ठीक है, उस कैकुबाद ने दोस्तों शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था, और उसी याद रखेगा क्या क्या दोस्तों, तो एक पॉइंट तो यह है दोस्तों कि शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था, तो क्या रखेंगे, वो भी इसी ने दिया था। और याद रखेगा आरिज-ए मुमालिक, आरिज-ए मुमालिक, जी हां दोस्तों, आरिज-ए मुमालिक भी किसने बनाया था इसे, तो वो भी कैकुबाद ने ही बनाया था। ये दोनों चीजें पाने के बावजूद भी धोखेबाज निकला जलालुद्दीन खिलजी, और उसने कैकुबाद की हत्या करके जमुना में फेंक दिया। भाई कैसा कैसे लोग हैं, ठीक है, याद रखिए सब इतिहास की बातें। लिख रहा जलालुद्दीन खिलजी ने अपने छोटे भाई, जी हां दोस्तों, अपने छोटे भाई यंगरेज खां को किस पद पर दोस्तों नियुक्त किया, यहां पर एक वाट लगना चाहिए, यहां पर किस पद पर, तो याद रखेगा जो आरिज-ए मुमालिक का पद था, जो आरिज-ए मुमालिक का पद था दोस्तों, जिस पद पर कभी जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, यानी इसे क्या कहते थे, सैन्य विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख दोस्तों कहा जाता था। जिस पद पर कभी जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, जब वो राजा बनता है तो उसने इस पद पर अपने छोटे भाई यंगरेज खां को बिठा दिया। ठीक है, यंगरेज खां को बिठा दिया, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए, लिख रहा है जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अल्मास बेग को दोस्तों क्या बना दिया, आखुर बेग। जी हां दोस्तों, अल्मास बेग को आखुर बेग, और अलाउद्दीन खिलजी को किस पद पर नियुक्त किया, याद रखिएगा ये आखुर बेग क्या है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो शाही अस्तबल होते थे, शाही अस्तबल किसे कहा जाता था, जहां घोड़े रखे जाते थे, तो शाही अस्तबल का प्रमुख दोस्तों इसने अपने इस भतीजे को बनाया था, और इसके भतीजे का नाम क्या था, तो याद रखिएगा अल्मास बेग। क्या नाम था दोस्तों, अल्मास बेग। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी तो इसका भतीजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों किस पद पर बिठाया है इसने, याद रखेगा, तो उसके लिए बनाया है, यहां एक पद है आमीर-ए-तुजुक। क्या है दोस्तों, आमीर-ए-तुजुक के पद पर दोस्तों नियुक्त कर दिया है जलालुद्दीन खिलजी ने। ये आमीर-ए-तुजुक करते क्या हैं, तो तमाम तरह की जो सैन्य कार्रवाइयां होती थी, जैसे किसी राज्य के ऊपर हमला करना होता था, तो वहां पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जाता था। जलालुद्दीन खिलजी के ब्याह पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, वो लड़ाइयां लड़ता था। तो आमीर-ए-तुजुक के पद पर दोस्तों यहां पर आसीन कर दिया किसने, अपने भतीजे जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इस पद पर बिठाया। ठीक है, ये पॉइंट की बात याद रखेगा। लिख रहा है जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से किसे, केवल राजद्रोह के संदेह पर, जी हां दोस्तों, किसे, अभी देखिए कंफर्म नहीं हुआ था कि इसने राजद्रोह किया ही, केवल संदेह हुआ था दोस्तों, उस संदेह के आधार पर ही दोस्तों फांसी दे दिया गया। तो याद रखेगा उस व्यक्ति का नाम है सिद्दी मौला। क्या नाम है दोस्तों, सिद्दी मौला को राजद्रोह के संदेह पर दोस्तों फांसी पर लटका दिया किसने, इस जलालुद्दीन खिलजी ने। और मौला को लटकाया था तो इसका भी लटकना तय था। 1296 ईस्वी आते आते दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने छुरा घोंपकर अपने चाचा की हत्या कर दिया। लिख रहा मलिक छज्जू के नाम से शायद आप लोग वाकिफ हो या हो सकता न जानते हो, तो याद रखेगा मलिक छज्जू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। क्या था दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। इसी गयासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों कैमूर और कैकुबाद आए थे। याद रखेगा ये उसी का भतीजा था। करा उसे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कहां का सूबेदार बना दिया, तो कड़ा मानिकपुर का। मलिक छज्जू कहां का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ये कड़ा मानिकपुर दोस्तों वही स्थान है, कड़ा मानिकपुर दोस्तों वही स्थान है जहां पर छुरा घोंप करके जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया गया था। जी हां दोस्तों, कड़े मानिकपुर, इसे याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद, जी हां दोस्तों, शहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान किसकी सेवा में सैनिक पदाधिकारी था। करा अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे वो किसके यहां सैनिक के रूप में काम कर चुके थे दोस्तों, तो याद रखेगा गयासुद्दीन बलबन के यहां दोस्तों उन्होंने काम किया था। जी हां दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन के यहां, जी हां दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन के यहां पर दोस्तों उसने काम किया था। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके, अलाउद्दीन के पिताजी, और चाचा ने तो पूरा का पूरा वंशी बना दिया। ठीक है, उसे भी याद रखेगा। लिख रहा दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर। कर का मतलब क्या दोस्तों, कर का मतलब सर टैक्स है। जी हां, तो दुधारू पशुओं पर दोस्तों कौन सा टैक्स लगता था, जो भी दूध देने वाले जानवर थे उनके ऊपर एक टैक्स लगता था, उसे कहा जाता था चराई कर। क्या कहते थे, चराई कर, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें चराया जाएगा तभी दोस्तों जितना ज्यादा हरा भरा
चीज वो सब खाएंगे उतना ज्यादा दूध देंगे, इसीलिए इसके जमाने में चराई कर भी लगता था। एक चीज और याद रखेगा, मैंने आपसे भी कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अस्थाई सेना रखा और सेना को अस्थाई वेतन भी देना शुरू कर दिया, अस्थाई रूप से अपने यहां रखा, तो जाहिर सी बात है वेतन देने की प्रथा भी आई, तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ा। इसलिए दोस्तों इसके समय में, ठीक है, याद रखेगा खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, खिलजी मतलब अलाउद्दीन, यहां छिपा हुआ तथ्य है, याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो टैक्स लगता था दोस्तों, भू राजस्व की दर कितनी होती थी, तो 1/2 होता था, ये आप याद रखेंगे, सीधे सीधे आधा। और जो खम्स यानी जो लूट का हिस्सा होता था, उसमें तो दोस्तों 3/4 इनका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसलिए दोस्तों जगह जगह से टैक्स वसूलने का काम करना है कि जितना ज्यादा टैक्स मिलेगा हम उतना ज्यादा सैनिकों में बांट पाएंगे। एक कह सकते हैं कि दिल्ली के तट पर दोस्तों सबसे बड़ी सेना भी किसके पास थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, ठीक है। लिख रहा घरों पर एवं झोपड़ियों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे, तो याद रखेगा दोस्तों उस जमाने में भी हाउस टैक्स होता था, ठीक है। उस जमाने में भी हाउस टैक्स होता था और उस कर को कहते क्या थे, तो जिस तरह से यहां चराई कर है उसी तरह से इसका नाम था गढ़ी कर। क्या था दोस्तों, गढ़ी कर। चराई कर और गढ़ी कर ये दो तरह के टैक्स होते थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगता था और गढ़ी कर ये घर पर लगता था, झोपड़ियों पर लगता था, जिसके बंगले उंगले होते थे उन पर भी लगता था। लिख रहा खिलजी वंश के किस शासक के शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दोस्तों मंगोल आक्रमण हुआ था, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने भी पढ़ा कि गुलाम वंश का एक राजा था गयासुद्दीन बलबन, उस बलबन का पुत्र था मुहम्मद खां। मुहम्मद खां दोस्तों मंगोलों से आक्रमण करते हुए मारा गया, वो भी आप याद रखेंगे। इसके समय में सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था मंगोलों का, लेकिन किसी ने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ठीक है, कहीं कुछ बिगड़ नहीं पाया, ये भी आप याद रखेंगे। लिख रहा राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया। जहां दोस्तों उलेमाओं के दखल का, जैसे जब कोई बात होता था, राज संबंधी काम होता था तो उलेमाओं का दखल होता था, और जब कभी राज्य संबंधी कार्यों में अगर उलेमाओं ने दखल दिया तो याद रखेगा यहां पर उन उलेमाओं को, उन खलीफाओं का भी विरोध कर दिया किसने, इस अलाउद्दीन खिलजी ने। वो किसी की सुनता नहीं था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को जो पसंद आता था वही होता था, ठीक है। वो किसी की बात नहीं सुनता था, चाहे वो उलेमा हो, चाहे वो कोई ख्वाजा हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, ये अपने मन की करता था भाई। तभी तो सिकंदर सानी बनना चाहता था, तो याद रखेंगे। लिख रहा खालसा भूमि किस शासक के शासन काल में अधिक पैमाने पर विकसित की गई। खालसा भूमि का संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखेगा सिख भूमि से है, ठीक है, सिख भूमि से है, याद रखेगा सिख भूमि। खालसा भूमि ऐसी भूमि कहलाती थी जहां पर शिक्षा संबंधी कार्य हो, मंदिर बने, मदरसा तो नहीं कर सकते, सिखों से संबंधित एक खालसा भूमि होती थी, याद रखेंगे। और सबसे अधिक पैमाने पर खालसा भूमि किसके जमाने में दोस्तों विकसित हुई, तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और जब विकसित भी हुआ ना तो यहां पर भूमि की पैमाइश भी इसने अपने हिसाब से करवाया था। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। ये अपने जीवन में अगर कहना किसी का मानता था तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कोतवाल का कहना मानता था, और किसी को कुछ सेठता नहीं था, कुछ समझता नहीं था, ठीक है। और एक तरह से वो इसका मित्र भी था, अलाउल मुल्क उसका नाम है। क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी से याद रखेगा अलाउल मुल्क, ठीक है, अलाउल मुल्क, ठीक है, अलाउल मुल्क नाम है दोस्तों। अलाउल मुल्क की बात मानता था। अलाउल मुल्क के कहने पर इसने सिकंदर बनने की इच्छा का त्याग कर दिया। ये अलग से एक धर्म चलाना चाहता था, अपना धर्म, ये अलग से एक संबत भी चलाना चाहता था कि कैलेंडर का एक हमारा संबत लोग जाने। तो ये सारी इच्छाओं का त्याग करा दिया अलाउल मुल्क ने। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात मानता था, वो कौन था, अलाउल मुल्क। तो सवाल यहां से भी परीक्षा में पूछ लिया जाता। सैंपल के तौर पर किताबें दिखाई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि स्टडी 91 ने केवल इतनी ही किताबें जारी किया, बहुत सारी किताबें दोस्तों आई हैं। आप चाहेंगे तो इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे विजिट करिए, वहां से आकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दिखा दूं किताब दोस्तों, किताब खरीदिए, किताब के साथ पढ़ने का मजा दोगुना हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट भी मिलेंगे, ठीक है। आइए सीधे आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान ये किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ। देखिए मैंने आपसे भी कहा था कि अगर आपसे पूछे कि पहली बार दक्षिण भारत का अभियान किसने किया, पहली बार दक्षिण भारत का
अभियान दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा वो किसके समय में था? तो याद रखेगा वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में था, इसको याद रखेगा। यहां पर सवाल थोड़ा सा उल्टा दे रहा है, लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी का, और यहां देखिए लिख दिया पहला सैन्य अभियान ये किस क्षेत्र के विरुद्ध था दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेगा जब जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा था ना, तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा था, कहां भेजा था? देवगिरी भेजा था। उस समय देवगिरी में यादव वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? यादव वंश चल रहा था। और यादव वंश का राजा कौन था? राजा रामचंद्र। कौन थे? राजा रामचंद्र जी थे, ठीक है, जिन्हें राय रायन की उपाधि भी दिया गया था। ठीक है, राय रायन उपाधि भी इन्हीं को मिला था। ये उन्हीं के साथ दोस्तों युद्ध हुआ था। ये खिलजी का पहला अभियान था जो कि जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में चल रहा था। सुल्तान ये नहीं है। कौन है सुल्तान? जलालुद्दीन खिलजी। भेजा किसे? अपने भतीजे को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में, ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक रामचंद्र था। वह किस वंश का था दोस्तों? अभी अभी आपको बताया हूं कि वह यादव वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? यादव वंश का था। और यहीं से लौटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार अब हम सब कुछ कर सकते हैं, छुरा घोंप करके चाचा की हत्या कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी का काम खत्म वहीं पर। ठीक है, तो इसको पॉइंट को याद रखेंगे। लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो याद रखेगा वो राजा रामचंद्र की ही बात किया जा रहा है दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों याद रखेगा उपाधि जो मिला था, राय रायन की उपाधि मिली थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? जनरल कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों? देखिए, जनरल कहने का तात्पर्य सेनापति से। वह कौन सा सेनापति था? जनरल का तात्पर्य राजा से नहीं है। ठीक है, मदुरई तो आप देख रहे हैं कहां दोस्तों? मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है, आपने सुना होगा अगर। ठीक है, मदुरई में क्या है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। याद रखेगा वहां तक दोस्तों सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लिया था मलिक काफूर ने। किसने किया था? याद रखेंगे मलिक काफूर ने किया था। और इसे क्या कहा जाता था? इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। क्यों? क्योंकि इसको जो है याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देता है परीक्षा में कि किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को क्या कर दिया? मलिक के नायाब बना दिया था। तो देखिए, अगर मैं यहां टाइम पीरियड की बात करूं तो 1290 से लेकर 96 ईस्वी तक का जो समय है दोस्तों, वो किसका है? वो जलालुद्दीन का समय है। ठीक है, वो समय जलालुद्दीन खिलजी का है। और 1296 में हो जाती इनकी हत्या। ठीक है, हत्या हो जाती। और अब 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी का जो समय है वो किसका समय है? वो अलाउद्दीन का समय है। ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी का समय है। तो याद रखेगा अब टाइम पीरियड आ गया इसका। तो जब इसका आ गया तो 1297 ईस्वी में याद रखेगा मलिक काफूर को क्या बना दिया? मलिक के नायब बना दिया, नायब बना दिया। और ये मलिक के नायब बनाया किसने? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ये उसी का गुलाम था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? गुलाम था। और उसके लिए दोस्तों बहुत सारे जगहों को जीतने का काम करता था। उसका सबसे प्रिय सेनापति था, इसलिए दोस्तों उसने इस पद पर इसे बिठा दिया। लिख रहा इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसके साथ था? कौन सा ऐसा इतिहासकार था जो दक्षिण अभियान तक गया था? तो मैंने बताया था दोस्तों कि इसके काल का एक तरह से दरबारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखेगा आमिर खुसरो थे। ठीक है, तो आमिर खुसरो दोस्तों याद रखेगा वो इसके साथ कहां तक गए थे? दक्षिण के अभियान पर भी गए थे। खुद आंखों देखी वर्णन उन्होंने अपनी किताब में किया है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा सवाल, इसको भी याद रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा तूतीय हिंद। दोस्तों तूतीय हिंद अमीर खुसरो का किसे कहा जाता? सवाल ये भी आता है। तो या तूतीय हिंद कहा जाता है या हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए सवाल में पटियाली भी दे सकता है। ठीक है, पटियाली किसके अंतर्गत आता है? कासगंज के अंतर्गत आता है, तो कासगंज भी दे सकता है। और कासगंज किसके अंतर्गत आता है? एटा के अंतर्गत आता है, वो भी दे सकता है। या फिर एटा किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये भी दे सकता है। तो आपके परीक्षा में अलग अलग फंदे, कभी गांव का नाम क्या? पटियाली, वो किसके अंतर्गत आता था? कासगंज के अंतर्गत। कासगंज किसके अंतर्गत आता है? एटा जिले के अंतर्गत। तो एटा जिला किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ऐसे चारों पॉइंट आप याद रखेगा। मैंने देखा परीक्षा में कभी पटियाली दिया है, कभी कासगंज दिया है, कभी एटा दिया, बच्चे परेशान। ठीक है, तो आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं है, पूरा पॉइंट याद कर लीजिए, परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों किसने? आशिका नूशिपीर किरान उस्तादेन, ठीक है, खजाइन उल फुतू, इसकी रचना किया है। तो याद रखेगा ये आमिर खुसरो की ही तो रचना है।
आमिर खुसरो की रचना है। और आमिर खुसरो ने दोस्तों तुगलकनामा भी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? तुगलकनामा भी लिखा है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा, बताया था आपको। लिख रहा फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का जिक्र किया? जी हां दोस्तों, भारतीय पर्यावरण का जिक्र किसने किया है? तो यह जिक्र भी आमिर खुसरो ने ही किया है। जी हां दोस्तों, आमिर खुसरो के द्वारा ही किया गया। और इसने दोस्तों तबला प्लस सितार के जन्मदाता के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है, किसे? आमिर खुसरो को। तो इस पॉइंट को भी लगे हाथ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा आमिर खुसरो नहीं होता दोस्तों। आमिर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल कहां पे आविष्कृत हुआ है? तो याद रखेगा, आमिर खुसरो के अनुसार दोस्तों कहा जाता है कि शतरंज का खेल कहां का था? यह भारत का था, ठीक है। वैसे पासा की बात करें, अगर हम पासा की बात करें तो पासा महाभारत काल में ही खेला जाता था। महाभारत काल में दोस्तों पासा खेला जाता था। उसके बाद दोस्तों शतरंज आया है, और शतरंज भारत की देन है, यह भी याद रखेगा। लिख रहा कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बना दिया गया था? ठीक है, आपने पढ़ा दोस्तों मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके ऊपर हुआ था? मंगोल आक्रमण। और मैंने क्या आपसे कहा? सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके ऊपर हुआ था? तो आपने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर सबसे ज्यादा यह आक्रमण हुआ था। तो मंगोलों द्वारा किसे बंदी बनाया गया था? याद रखेगा, आमिर खुसरो को मंगोलों द्वारा दोस्तों कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। लोग समझ नहीं पाते और यहां पे कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, आप याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला, देखिए कविता कैसी? फारसी, और उसका भारतीकरण करने वाला दोस्तों प्रथम कवि कौन है? तो याद रखेगा, वो है आमिर खुसरो। जी हां दोस्तों, आमिर खुसरो को किन किन वजहों से याद किया जाता है, ठीक है, क्या क्या सवाल बनते हैं, वो सभी के सभी सवाल दोस्तों मैंने आपको दिखा रहा हूं, उनको आप देखते चलिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आमिर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखा दोस्तों? तो ये जो रचना दोस्तों, ये आगे जब आप पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, ठीक है, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे तो सैयद वंश में आपको मिलेगा खिज्र खां का वर्णन। किसका मिलेगा? खिज्र खां का वर्णन मिलेगा। तो खिज्र खां के समय में दोस्तों इसने आशिका का वर्णन किया है, उसे भी याद रखेंगे। लिख रहा भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? ध्यान से पढ़िए, भारतीय संगीत न केवल, यानी संगीत से केवल मनुष्य ही ओतप्रोत नहीं होता, संगीत से जो भारतीय पशु हैं वो भी, भारतीय क्या दुनिया के जितने जीव जंतु वो भी ओतप्रोत हो जाते हैं। ये किसने कहा दोस्तों? तो ये कथन भी आमिर खुसरो का है। किसका कथन दोस्तों? आमिर खुसरो का कथन। इस पॉइंट को भी याद रखेगा। लिख रहा मीर हसन देहलवी। जी हां दोस्तों, मीर हसन देहलवी ये किसके दरबार में रहते थे? आपको खाली इतना बताना है। तो याद रखेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। पॉइंट ये भी है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। बार बार आपसे कहता हूं कि भैया आप पूरा सीरीज देखिए। पूरी सीरीज देखने में फायदा क्या होता है ना, कुछ भी स्किप नहीं होगा, हर एक टॉपिक पर हम चर्चा कर पाएंगे। पूरा का पूरा इतिहास एक समराइज वे में आपको मिल जाएगा। कम समय में इतिहास का जो टॉपिक आपको नहीं आता, केवल आप उस टॉपिक को जाकर पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं एक बार में एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है। और जब टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगा, आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सैयद वंश के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन चला जाएगा। फिर लोधी वंश का इतिहास पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो है मुगल शासकों के बारे में भी देखा जाएगा। तो आज हमारा 52वां लेक्चर है। शुरू से लेकर आप देख लीजिए, जो भी आपको नहीं आता सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज की क्लास फिलहाल यहीं समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, ठीक है। याद रखेगा, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताब भी एक बार परचेज कर लीजिए। जबरदस्त किताब है, क्या गजब की क्वालिटी वाली किताब है। और जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई एक एक किताब पर मेहनत किया गया है, एक एक चैप्टर पर काम किया गया और तब चीजें आपको दी जा रही हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको ये नहीं महसूस होगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन सी क्लास नितिन सर की चल रही है, ठीक है। तो लगातार इस सीरीज से जुड़ जाइए दोस्तों। सुबह के 10 बजे सीरीज आपको दिया जाता है। मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम है। आप कहीं भी रहिए, दिन भर में कभी भी जब भी आपके पास समय, उस सीरीज को जरूर देखें और पूरा देखें। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होता, आधे घंटे का वीडियो होता, आधा घंटा तो आप समय निकाल सकते हैं। और जब रूटीन से पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा और आपको कभी भारी भी नहीं लगेगा कि यार बहुत पढ़ना है। जैसे जिन बच्चों ने पीछे का नहीं पढ़ा होगा उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी कि सर बहुत ज्यादा हो गया, 52 लेक्चर कैसे कवर होगा। हो जाएगा कवर, कोशिश करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आधे आधे घंटे क्लास है, 4-4 घंटा, 2-2 घंटा भी देखना लगोगे तो एक दिन में 4 लेक्चर खत्म हो जाएगा और 15 दिन के अंदर दोस्तों पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो आप मौका दीजिए, पढ़ना शुरू करिए, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।